कांग्रेस से बड़ी बेईमान और धोखेबाज पार्टी देश में और कोई नहीं है। जिसको अग्निवीर नाम दिया है उसे पेंशन नहीं मिलेगी। ये दलालों और दामादों की पार्टी बन गई है। जहां भी रैली में जाते हैं वो मेरा नाम फिर से गलत इस्तेमाल करते हैं। बिरज में मोदी आया है, बिरज में हो रही जय जयकार। भाजपा की सरकार आई उसके पहले खर्ची और पर्ची के बगैर नौकरी मिलती थी क्या? ये श्री दीपेंद्र हुड्डा जी के साथ इनकी फोटो। हम झूठ है क्या? मोदी जी झूठ है? जय हिंद, मैं हूं अजय। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होने वाली है और इससे पहले मैदान भी अब पूरी तरह से तैयार है, सजा हुआ है। तो आखिर हरियाणा में किसकी सरकार बनेगी, ये तय करने का वक्त जनता के पास अब आ गया है। जनता वोट करने वाली है। लेकिन इससे पहले मैं आपको आज बताने जा रहा हूं कि पूरे इलेक्शन कैंपेन के दौरान किस तरह से बिसाते बिछी, कैसे सियासी वार पलटवार का दौर चला, किन मुद्दों पर एक दूसरे को घेरने की कोशिश हुई और सबसे बड़ी बात कि किस जातीय समीकरण के ताने बाने को बुना गया है। ये सारी बातें मैं आज आपको बताऊंगा इस खास स्पेशल शो में। कांग्रेस से बड़ी बेईमान और धोखेबाज पार्टी देश में और कोई नहीं है। जिसको अग्निवीर नाम दिया है उसे पेंशन नहीं मिलेगी। ये दलालों और दामादों की पार्टी बन गई है। जहां भी रैली में जाते हैं वो मेरा नाम फिर से गलत इस्तेमाल करते हैं। बिरज में मोदी आया है, बिरज में हो रही जय जयकार। भाजपा की सरकार आई उसके पहले खर्ची और पर्ची के बगैर नौकरी मिलती थी क्या? ये श्री दीपेंद्र हुड्डा जी के साथ इनकी फोटो। हम झूठ है क्या? मोदी जी झूठ है? जी हां, तो हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग का वक्त आ गया है। इससे पहले सियासी मैदान सज चुके हैं, चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है। सभी दलों ने अपनी अपनी रणनीति के हिसाब से सारे दांव खेल दिए हैं। दांव मुद्दों के, जातियों के, आरोपों और प्रत्यारोपों के सभी सियासी दलों ने हर दांव आजमा लिए। जनता के सामने हर मुद्दे परोस दिए, वादों की थाली भी परोस दी, अपनी हर खूबी भी बता दी और अपने विरोधियों की हर खामी भी जनता को समझा दी है। और अब बारी है जनता की। तो आज स्पेशल शो में हम आपके सामने आप रखेंगे पूरे चुनाव प्रचार का एक एक रैप अप, ताकि आप तय कर सकें कि आखिर किसके दावे में कितना दम है। तो आइए एक एक करके चीजों को समझते हैं। 2024 का यह हरियाणा विधानसभा चुनाव प्रचार काफी गहमा गहमी भरा रहा। बीजेपी जहां हरियाणा में अपनी जीत की हैट्रिक बनाने के इरादे से पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरी, तो वहीं कांग्रेस बीजेपी के 10 साल के राज की एंटी इनकम्बेंसी के लहर की सवारी कर हरियाणा के तख्त पर फिर एक बार बैठने की मंशा से मैदान में कूद पड़ी। और इनके अलावा इंडियन नेशनल लोक दल ने बहुजन समाज पार्टी के साथ, तो जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी ने आजाद समाज पार्टी के साथ गठबंधन कर मैदान में अपना दमखम दिखाने उतरी। और फिर शुरू हुआ चुनावी प्रचार का घमासान। किसान, पहलवान, जवान, रोजगार जैसे मुद्दों से शुरू हुआ वार पलटवार का सिलसिला भ्रष्टाचार और नशा जैसे मुद्दों के आरोप प्रत्यारोप में बदलता चला गया। तो हम आपको एक एक कर बताएंगे कि किस पार्टी ने किस मुद्दे पर अपने विरोधी को कैसे मात देने की कोशिश की। लेकिन पहले समझिए
कि हरियाणा की राजनीति के चौसर पर बिछी चुनावी बिसात की तस्वीर क्या है। दरअसल चुनावी मैदान में राजनीतिक दलों ने चाहे जो भी मुद्दे उछाले हों, लेकिन सच ये भी है कि सभी पार्टियों ने अपनी सियासी बिसात जातियों के इर्द गिर्द ही बुने हैं। देश के दूसरे राज्यों की ही तरह हरियाणा की राजनीति में भी जाति सबसे अहम भूमिका निभाती है और इस चुनाव में भी सभी पार्टियों ने जमकर अपनी सोशल इंजीनियरिंग की है। कांग्रेस ने करीब 50% आबादी वाले जाटों, दलितों और अल्पसंख्यकों को एकजुट करने के फॉर्मूले पर अपना दांव लगाया, तो दूसरी तरफ बीजेपी अन्य पिछड़ा वर्ग, सामान्य श्रेणी के मतदाताओं और छोटे छोटे जातीय समूहों को अपने साथ जोड़ने के अभियान से जीत का आंकड़ा छूने की कोशिश में है। तो आपको बताते हैं कि हरियाणा का जातीय समीकरण है क्या। सबसे पहले आपको बताते हैं कि उन सीटों का विश्लेषण जिन पर कांग्रेस की नजर है, यानी हरियाणा विधानसभा की जाट दलित बहुल सीटें, वो जिन पर कांग्रेस की नजर है क्या है, आपको बताते हैं इन तस्वीरों के जरिए और ग्राफिक्स के जरिए। दरअसल 27 सीटें ऐसी हैं जहां जाट आबादी 10% से ज्यादा है। रोहतक में 20, हिसार में 18 और करनाल में 8 सीटें जाट बहुल हैं। 2019 के चुनावों में कांग्रेस ने 20, बीजेपी ने 19 और अन्य ने 18 सीटें जीती थी। 49 सीटों पर जाटव यानी कि अनुसूचित जाति की आबादी 10% से ज्यादा है। इनमें हिसार में 11, अंबाला और रोहतक में 9 और गुरुग्राम में 8 सीटें हैं। अब सबसे खास बात यह है कि 2019 में बीजेपी ने इनमें से 21 सीटें जीती थी और कांग्रेस ने 15, अन्य ने 13 सीटें जीती थी। अब अगला क्या इक्वेशन है यह भी समझिए। उन सीटों की अब बात करते हैं जिन पर बीजेपी दांव पर है। 25 ऐसी सीटें हैं जहां ब्राह्मण आबादी 10% से ज्यादा है। रोहतक में 8, अंबाला में 6, करनाल में 4, फरीदाबाद 4, करनाल और फरीदाबाद में 4-4 सीटें हैं। 17 ऐसी सीटें हैं जहां पंजाबी, खत्री, अरोड़ा आबादी 10% से ज्यादा है। आप ये देख सकते हैं कि 25 सीटें ऐसी हैं जहां पर ब्राह्मण आबादी 10% से ज्यादा है। रोहतक में 8, अंबाला में 6, करनाल में 4 और फरीदाबाद में 4 सीटें ऐसी हैं जहां पर यह आंकड़ा बीजेपी के पक्ष में रहा है। 2019 में बीजेपी 13 सीटें, कांग्रेस ने 8 सीटें और अन्य ने 4 सीटें जीती थी। 17 सीटें ऐसी है जहां पंजाबी, खत्री और की आबादी और अरोड़ा की आबादी 10% से ज्यादा है और ये बीजेपी के तरफ रहे हैं पिछले चुनावों की हम अगर आंकड़ों की बात करें तो। और यहीं पर 2019 में बीजेपी ने 13 सीटें जीत ली थी, जबकि यहां पर कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट मिल पाई थी। अब इसका मतलब होता है कि यहां पर बीजेपी के लिए चुनौती है कि वो क्या इस गढ़ को बचा पाएगी इस जातीय आंकड़ों के हिसाब से देखें तो। अब ऐसे भी हैं 10 सीटें जहां पर अहीर की आबादी 10 है और 10% से ज्यादा है 10 सीटों पर। 2019 में इन 10 में से 9 सीटें बीजेपी को मिली थी। अब 10 सीटें जहां पर आबादी गुर्जर की 10% से ज्यादा है, यहां भी बीजेपी ने परचम लहराया था और 6 सीटें बीजेपी को गई थी, कांग्रेस को 3 गई थी, 1 अन्य के खाते में गई थी। यही जो जातियों का आंकड़ा है, इसमें क्या हेरफेर होने वाला है, यही बड़ा सवाल है। तो कंक्लूजन इस सब का क्या है यह भी समझिए इन पूरे जातीय समीकरण का कि राज्य में कुल 90 सीटें हैं। अब इसमें आपको समझ आ जाएंगी पूरी बात, इसको गौर से समझिए। राज्य में कुल 90 सीटें हैं। 58 सीटों पर ब्राह्मण, राजपूत, सैनी, गुज्जर, अहीर और पंजाबी खत्री की आबादी है और यहीं पर बीजेपी ने पिछली बार बाजी मारी थी। तो क्या सवाल यह है सबसे बड़ा कि क्या इन 58 सीटों पर बरकरार रहेगा बीजेपी को समर्थन, बीजेपी का जादू इस बार भी चलेगा या नहीं चलेगा, या फिर कांग्रेस को जाट, मुस्लिम और दलित आबादी का मिल जाएगा संपूर्ण समर्थन, जिस पर पूरी तरह से कांग्रेस जातीय समीकरण की बात करें तो इस बार निर्भर कर रही है। इसी से तय होगा जातीय समीकरण की जहां तक बात करें तो किसकी जीत होती है और किसकी हार होती है हरियाणा चुनाव में, जो सवाल है। अब बढ़ते हैं आगे, जातियों से आगे, कि जातियों के चक्रव्यूह को समझने के बाद अब आपको दिखाते हैं मुद्दों पर छिड़े समर की तस्वीरें। हरियाणा चुनाव में इस बार जो मुद्दे लगातार नेताओं की जुबान पर रहे, उनमें किसान, युवा, रोजगार, अग्निवीर, धारा 370, भ्रष्टाचार, नशा, ये प्रमुख तौर पर दिखाई दिए।
पिछले 10 साल से हरियाणा की सत्ता बीजेपी के हाथ में थी तो हमले की कमान संभाली कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने। चुनावी सभाओं में राहुल गांधी के कमान में बीजेपी पर हमले के लिए एक से बढ़कर एक तीर मौजूद थे। चुनावी चहल पहल की शुरुआत ही हुई थी कि विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया को पार्टी में शामिल कर कांग्रेस ने एक साथ किसान, पहलवान और युवा के मुद्दे का ब्रह्मास्त्र चला दिया। आपको याद होगा, कांग्रेस की सदस्यता के साथ ही विनेश फोगाट ने सधे हुए अंदाज में बीजेपी पर कड़ा हमला करते हुए बताया था कि कैसे जब पहलवानों को दिल्ली के जंतर मंतर में घसीटा जा रहा था तब बीजेपी को छोड़ सब उनके साथ थे और यही वजह है कि उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया था। सुनिए विनेश फोगाट को। कांग्रेस पार्टी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि जब बोलते हैं ना कि बुरे टाइम में पता लगता है कि अपना कौन है। जब हम रोड पे घसीटे जा रहे थे तो छोड़ के बीजेपी को देश में जितनी भी पार्टियां हैं वो हमारे साथ में थी, हमारे दर्द को समझ पा रही थी, हमारे आंसुओं को समझ पा रही थी। जी हां, यहीं से हरियाणा चुनाव की चहलकदमी बढ़ी और चहल पहल आने लगी। हरियाणा चुनाव में गर्माहट आने लगी। हरियाणा के खिलाड़ियों के गढ़ के तौर पर दरअसल जाना जाता है और यही वजह है कि पहलवानों और खिलाड़ियों के मुद्दे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी चुनावी जनसभाओं में बीजेपी को निशाने पर लिया। गोल्ड मेडल चाहिए। क्यों? हरियाणा का नाम रोशन करना, हिंदुस्तान का नाम रोशन करना है। पूरी दुनिया में हम चाहते हैं कि हरियाणा का नाम जाए, हिंदुस्तान का नाम जाए। सारे के सारे एथलीट्स को खत्म कर दिया। इनके बहनों का सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा है और जो कर रहा है उसकी रक्षा चल रही है। 24 घंटे टीवी पे देखो, वो रो रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बीजेपी का आदमी है। तो खेल और खिलाड़ियों को लेकर राहुल गांधी और उससे पहले विनेश फोगाट के अटैक के बाद जरूरी था कि बीजेपी का जवाब आए और यही हुआ। जवाब आया सीधे पीएम मोदी की तरफ से। अब भारत में हम 2036 में 2036 में ओलंपिक कराने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इसका फायदा हरियाणा के नौजवानों को होगा। हरियाणा की बेटियां, हरियाणा के बेटे दुनिया भर में जाकर मेडल लाए, उसमें भाजपा हर तरह से उनकी मदद कर रही है। तो दरअसल कांग्रेस ने अपने कैंपेन का डिजाइन युवा, किसान और पहलवानों के इर्द गिर्द बुना था। यही वजह है कि राहुल गांधी के पिटारे में युवाओं से जुड़े कई मुद्दे मौजूद थे। राहुल ने अग्निवीर को लेकर पूरे चुनाव अभियान में लगातार बीजेपी पर दबाव बनाने की कोशिश की, तो जवाब में बीजेपी ने इसे झूठ का पुलिंदा बताया। आपके लोग सेना में जाते थे, देशभक्ति की आग उनके दिल में होती थी, वो जाते थे। वो रास्ता भी अग्निवीर योजना के माध्यम से बंद कर दिया है। अग्निवीर हिंदुस्तान के जवान से उसकी पेंशन, उसकी कैंटीन और उसका शहीद का दर्जा चोरी करने का तरीका है। वहां हरियाणा के हमारे वीर सैनिकों पर जो पत्थर चलते थे, आतंकवादी बम बंदूक की गोलियां चलाते रहते थे, मेरे हरियाणा के वीर सपूत हर सप्ताह कहीं न कहीं से तिरंगे में लपेटकर उनका शरीर घर लौटता था, वो शहीद हो जाता था। कांग्रेस धारा 370 वापस लाने का समर्थन करके उस दौर को वापस लाना चाहती है। तो इस तरह बीजेपी कांग्रेस दोनों ने युवा के मुद्दे पर लगातार एक दूसरे पर हमले जारी रखे। राहुल ने कहा कि बेरोजगारी ने युवाओं को डंकी तक बनाने के लिए मजबूर कर दिया, तो जवाब में बीजेपी ने कांग्रेसी सरकार को पर्ची खर्ची वाला बताया और कहा कि अब तो डाकिये अपॉइंटमेंट लेकर घर पर आते हैं। मैं आज एक बड़े जल से मैं पूछना चाहता हूं, भाजपा की सरकार आई,
उसके पहले खर्ची और पर्ची के बगैर नौकरी मिलती थी क्या? भारतीय जनता पार्टी ने हजारों युवाओं को ना खर्ची ना पर्ची, घर पे पोस्टमैन आकर अपॉइंटमेंट देकर गया है, ऐसे पारदर्शिता से भर्ती करने का काम किया है। टेनिस में मैं 20-25 हरियाणा के युवाओं से मिला और उन्होंने मुझे बताया, राहुल जी हम भागकर हरियाणा से भागकर अमेरिका आए हैं। आप क्यों गए? क्योंकि हरियाणा में हमें रोजगार नहीं मिल सकता है। हरियाणा में महंगाई की इतनी चोट है, बेरोजगारी इतनी है कि हमारा भविष्य हरियाणा में नहीं बन सकता। इसलिए हम अमेरिका आए, क्योंकि अमेरिका में ही हमें रोजगार मिल सकता है। हरियाणा की सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने हरियाणा को खत्म कर दिया है राहुल जी। तो इस तरह से जो युवाओं का मुद्दा था, पहलवानों का मुद्दा था, किसानों का मुद्दा था, इससे चुनावी प्रचार की शुरुआत हुई और धीरे धीरे आरोप प्रत्यारोप की तरफ सभी दल और दोनों दल खासतौर से बढ़ते चले गए। हरियाणा चुनाव प्रचार के दौरान दलाल शब्द का खूब इस्तेमाल हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस को ठगी की लत लग गई है, उसके राज में दलाल और दामाद मालामाल हुए, तो कांग्रेस की तरफ से भी खूब पलटवार हुआ। ये दलालों और दामादों की पार्टी बन गई है। कांग्रेस के राज में यहां जमीन की दलाली करने वाले मालामाल हो गए हैं, या तो दामाद जी मालामाल हो गए हैं। ये दो ही लोग फले फूले हैं। गलत निकली हो मेरे कामकाज में, या कोई भी ऐसी ज़मीन का हमने कोई भी ऐसे ट्रांजैक्शन किया हो जो कानून के तरीके से ना हुई हो। और मैं फिर से हैरान हूँ कि हर जहाँ भी रैली में जाते हैं वो मेरा नाम फिर से गलत इस्तेमाल करते हैं, जिस तरीके से दामादों के लिए या ऐसे कुछ दलालों के लिए ऐसे कुछ बात करते हैं, तो ज़रूर मैं हैरान हूँ। जी हां, तो हरियाणा के विधानसभा चुनाव की वोटिंग से ठीक पहले आते आते ड्रग तक की एंट्री हो गई। इस चुनाव में 5,650 करोड़ रुपए के ड्रग केस से घमासान मच गया। बीजेपी इस केस को लेकर कांग्रेस पर टूट पड़ी। दोनों पार्टियों की तरफ से इसे लेकर भी, यानी ड्रग को लेकर के भी जमकर आरोप प्रत्यारोप हुए। सब लोग जानते हैं हरियाणा में कि ड्रग्स फैलता जा रहा है। मोदी जी से मैं पूछता हूं, जब आपके मित्र अदानी जी के मुद्रा पोर्ट में हजारों किलो हेरोइन पकड़ा गया, तो आपने इसके बारे में क्या कार्रवाई की? कितने लोग जेल भेजे? किसको आपने जेल भेजा? यहां आप अपने भाषण में बताइए, हरियाणा की जनता को बताइए। देश की हर जनता का यह राइट टू इंफॉर्मेशन है कि कांग्रेस पार्टी के साथ इस मुख्य आरोपी, जो इतने बड़े, शायद देश में सबसे बड़े ड्रग कंसाइनमेंट को पकड़े जाने का मुख्य आरोपी है, उसके साथ क्या संबंध है। दूसरा, संबंधों का सिलसिला सिर्फ यहां तक नहीं है, यह श्री दीपेंद्र हुड्डा जी के साथ इनकी फोटो है। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरीके से चुनाव प्रचार में तमाम मुद्दे आए, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चला और जातीय समीकरण भी बिछा दिए गए हैं। अब ये मौका है आपके पास, जनता के पास, आपको तय करना है कि किसके मुद्दे में कितना दम है, किसके वादे में कितना दम है, और जो आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं वो कितना सही या फिर कितना गलत है। इसी के आधार पे आपको कुछ ही घंटों बाद वोट डालना है, बटन दबाना है। तो सोचना आपको है, तय आपको करना है, क्योंकि लोकतंत्र में मालिक तो जनता ही होती है, हम ही आप हैं। अब आपको यह भी बता देते हैं कि ये आंकड़े जो हैं, देखिए 2019 के नतीजे समझ लीजिए क्या थे, और 2024 के भी बताऊंगा मैं आपको। 2019 में बीजेपी को 40 सीटें मिली थी, कांग्रेस को 31 सीटें मिली थी,
जेजेपी को 10, आईएनएलडी को 1 और बाकी जो पार्टियां हैं एचएलपी को 1 और अदर्स को 7। वोट प्रतिशत पर भी गौर कीजिए। बीजेपी को 36.5% के करीब वोट मिली थी, कांग्रेस को करीब 28% वोट, जेजेपी को 14%, आईएनएलडी को 1 और एचएलपी को आधे प्रतिशत के आसपास और अदर्स को करीब 9.25% के आसपास। ये वोटों का था 2019 में हिसाब जो आपने वोट डाले थे। अब 2024 के क्या रहे नतीजे, इसको भी समझिए। बीजेपी, ये लोकसभा चुनाव की बात मैं कर रहा हूं, 2024 में 5 सीटों पर बीजेपी जीत पाई थी, कांग्रेस 5 सीटों पर, जबकि ध्यान रखिए कि जो इससे पहले का लोकसभा चुनाव था उसमें बीजेपी को सारी सीटें मिली थी और अब इसमें से घट करके बीजेपी के पास सिर्फ 5 सीटें रह गई हैं 2024 के चुनाव में और कांग्रेस ने 5 सीटें झटक ली हैं। बीजेपी की वोट शेयर की बात करें तो 40% के करीब वोट है बीजेपी को, जबकि कांग्रेस को भी 30% से ज़्यादा वोट मिले हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव की बात करें हम तो कुल वोटर 2 करोड़ से कुछ ज़्यादा हैं। पुरुष की संख्या इसमें 1,07,000 है और महिलाओं की संख्या 95 लाख के पास है, जबकि पुरुष 1,07,00,000 के करीब। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कुल सीटें कितनी हैं? 90 सीटें हैं। आपको पता है 5 तारीख को ही वोटिंग होनी है, एक ही दिन में, एक ही फेज में, और 8 तारीख को नतीजे आ जाएंगे जब पिटारा खुल जाएगा, वोटों की गिनती हो जाएगी। तो ये काम अब आपके हाथ में है। राजनीति ने अपने दांव खेल दिए हैं। हमने आपको सारी तस्वीरें बता दी हैं, सारी बातें याद दिला दी हैं पूरे चुनाव प्रचार के दौरान, और अब जनता को तय करना है, यानी कि आपको तय करना है कि आपके मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों को लेकर आप वोट डालेंगे, क्या मुद्दे आपके लिए जरूरी हैं, क्योंकि राजनीति तो अपने हिसाब से चलती है। पार्टियां अपने हिसाब से चीजों को पिच करती हैं, बताती हैं अपने पक्ष में, लेकिन जनता को तय करना होता है कि उसके पक्ष में क्या है। जनता हिसाब करती है। और ये एक एंट्री इस चुनाव में जो सबसे अहम हुई है, ये भी मैं आपको बता दूं, अरविंद केजरीवाल साहब की, और सबकी नजर है कि क्या मामले को त्रिकोणीय बना पाएंगे। इस बार पहली बार कायदे से चुनाव मैदान में उतर रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में उतरे थे, लेकिन 1% के आसपास ही वोट मिल पाए थे। तो क्या इस चुनाव पर कोई असर डाल पाएंगे, वोटों को इधर से उधर कर पाएंगे अरविंद केजरीवाल? क्योंकि जाकर के जिस तरह से अभी हाल ही में बेल पर जेल से छूट कर आए हैं और हरियाणा में एंट्री ली है, जोरदार तरीके से प्रचार भी कई सीटों पर किया है और जनता से कहा है कि जैसे दिल्ली में फ्री बिजली हम दे रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक हम दे रहे हैं, फ्री पानी दे रहे हैं, वही हम देंगे। तो एक तरफ अरविंद केजरीवाल हैं तो दूसरी तरफ दुष्यंत चौटाला भी हैं जेजेपी के, जो क्या एक अपना असर छोड़ पाएंगे कितना इस बार? पिछली बार बीजेपी के इस सरकार में बीजेपी के साथ थे सरकार में काफी समय तक, लेकिन आखिर में अलग हो गए, अब फिर से चुनाव लड़ रहे हैं और इनका भी वही दांव है एक खास वर्ग के जातियों पर। तो क्या जेजेपी यानी दुष्यंत चौटाला भी अपना असर छोड़ पाएंगे? और फिर इनेलो भी है, बीएसपी भी है और आजाद पार्टी भी है। तो इन सब के बीच में मालिक आप हैं, तय आपको करना है कि आपके क्या मुद्दे हैं और आपको किस आधार पर वोट दे रहे हैं जिससे आपका भला हो, जनता का भला हो। हम सुबह से ही लगातार आपको इलेक्शन की हर एक तस्वीर आपके सामने लाएंगे और हर एक खबर के लिए आप लगातार जुड़े रहिएगा सुबह से ही लाइव टाइम्स के साथ, जहां पर हर चीज लाइव दिखाई जाती है लगातार। यहां कुछ ही पलों के बाद आपको बताएंगे दुनिया की भी बड़ी खबरें। बने रहिए हमारे साथ। पार्टी देश में और कोई नहीं है। जिसको अग्निवीर नाम दिया है उसे पेंशन नहीं मिलेगी। ये दलालों और दामादों की पार्टी बन गई है। जहां भी रैली में जाते हैं वो मेरा नाम फिर से गलत इस्तेमाल करते हैं। बिरज में मोदी आया है, बिरज में हो रही जय जयकार। भाजपा की सरकार आई उसके पहले खर्ची और पर्ची के बगैर नौकरी मिलती थी क्या?
ये श्री दीपेंद्र हुड्डा जी के साथ इनकी फोटो है।